Hello and welcome to PMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 12th June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. फर्स्ट आर्टिकल एकदम छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है एस्से पेपर में या एथिक्स आंसर राइटिंग में. ह्यूमन स्पिरिट फॉर स्ट्रगल एंड सर्वाइवल. तो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, आई एम सो सॉरी. तो सर्वाइवल के लिए इंसान कितना स्ट्रगल कर सकता है वो दिखाता है कि इंसान का पोटेंशियल या ह्यूमन स्पिरिट. देखिए क्या इवेंट है, ह्यूमन स्पिरिट फॉर स्ट्रगल एंड सर्वाइवल. छोटा सा इवेंट है. एक ऐसा छोटा सा प्लेन क्रैश हो गया था इन अमेजन जंगल. आपको पता है दुनिया का सबसे जो डेंस फॉरेस्ट है वो अमेजन फॉरेस्ट है, और वहाँ पे एक छोटा सा इस तरह का प्लेन क्रैश हो गया जहाँ पे 4 बच्चे समहाउ दे सर्वाइव्ड दिस प्लेन क्रैश बट दे वर लॉस्ट इन द फॉरेस्ट. और ये 4 बच्चों की उम्र देखिए, 13 ईयर्स, 9 ईयर्स, 4 ईयर्स एंड 11 मंथ्स. और ये बच्चे 40 दिन तक उस घने जंगल में रहे एंड दे समहाउ सर्वाइव्ड. ये इतना डेंस जंगल था कि अथॉरिटीज़ 40 दिनों तक ढूंढ नहीं पा रही थी, और 40 दिनों के बाद अल्टीमेटली दिस चिल्ड्रन वेर फाउंड एंड लकीली ऑल ऑफ देम वेर अलाइव, दे सर्वाइव्ड. तो नाउ दे आर अटेंडिंग मेडिकल अटेंशन. सो दिस एग्जेम्प्लीफाइज कि हाउ अ ह्यूमन स्पिरिट और टू व्हाट एक्सटेंट ह्यूमन स्पिरिट कुड एक्चुअलाइज इटसेल्फ when it comes to the matter of struggle and survival. तो कभी मान लीजिए ऐसे कुछ बात लिख रहे हों कि the real potential gets actualized only in difficult circumstances, ऐसी कुछ बातें कर रहे हो आप ऐसे में, वहाँ पे आप ये बात लिख सकते हैं, इस एग्जाम्पल को, इस स्टोरी को कोट कर सकते हैं, राइट. इस तरीके से आप एक ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं. The next article is about World Day Against Child Labor. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. आज है 12 जून and today is World Day Against Child Labor. This day is observed worldwide in order to inspire a global movement against child labor. 2023 का जो World Day Against Child Labor है, इसका थीम है सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर होता क्या है? तो इट इज़ डिफाइंड एज ए वर्क दैट डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड. कोई भी ऐसा काम जो बच्चों के पोटेंशियल को लिमिट करे, उनका जो वो बन सकते हैं जीवन में, उसको बनने में वो एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करे, उनके डिग्निटी के अगेंस्ट वो काम हो, ओवरऑल उनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को हार्म करे, वो सारी एक्टिविटीज़ जो होंगी वो चाइल्ड लेबर में काउंट की जाएंगी. और चाइल्ड लेबर के लिए आप कोट अगर याद कर पाएँ तो कर लीजिए, कैलाश सत्यार्थी साहब का, चाइल्ड लेबर परपेचुएट्स पॉवर्टी. ये एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है पॉवर्टी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, इलिटरेसी का, पॉपुलेशन ग्रोथ का. देखिए चाइल्ड लेबर होगा तो नेचुरल सी बात है कि वो बच्चा पढ़ लिख नहीं पाएगा अच्छे से. जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो अंडर एम्प्लॉयड होगा या अनएम्प्लॉयड होगा तो पॉवर्टी होगी, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट. फिर उसका जो अगला जनरेशन होगा वो भी चाइल्ड लेबर में इंगेज होगा, इलिटरेसी. और एक बात, एक फिनोमिना है, डायरेक्ट रिलेशन है पॉवर्टी का पॉपुलेशन ग्रोथ से. व्हेन पीपल आर पुअर, ऑफ कोर्स दे आर नॉट एक्सपोज टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, बिकॉज क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए, इन डेप्थ थिंकिंग करने के लिए या फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के लिए आपका थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई से रिलेशन होना ज़रूरी है. तो पॉवर्टी और इलिटरेसी के कारण होता क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग या सेल्फ रिफ्लेक्शन पे इंसान कम टाइम दे पाता है या कर नहीं पाता है. उस कारण से नेचुरल इंस्टिंक्ट ड्रिवन एक्टिविटीज़ ज़्यादा करता है. और नेचुरल इंस्टिंक्ट ड्रिवन एक्टिविटीज़ में फिर क्या होता है, people engage into more and more sexual reproduction. So that is a phenomena that is often seen in an interlinked manner. Poverty, illiteracy and population growth. जहाँ पे भी ये 2 फैक्टर होते हैं, पॉवर्टी, इलिटरेसी, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होता है. जबकि वहाँ पे उनके बच्चों की रेयरिंग करने की जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है वो कम रहती है लोगों की, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी. येट यू विल सी कि दे विल हैव मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन जो है आपको गुड लाइफ के बारे में सोचने में मदद करता है. एजुकेशन आपकी को हेल्प करता है
आपको समझने में कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके अपने जीवन से, एंड इन दैट केस पीपल आर नॉट गेटेड ड्रिवन बाय इंस्टिंक्टिव एक्टिविटीज ऑफ सेक्सुअल इंटरैक्शंस एंड दैट डज नॉट लीड टू अनप्लैंड पॉपुलेशन ग्रोथ। सो ये सब फायदे हैं एजुकेटेड होने के, जो अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड लेबर के होने के कारण ये सारे जो चीज़ें हैं इल इवेंट्स, इल फेनोमेना लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ये सब कुछ एक विशियस साइकिल क्रिएट कर देता है। ये चाइल्ड लेबर डे की अगर बात की जाए, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की बात की जाए, तो इसको 2002 से ऑब्जर्व किया जा रहा है, इनिशिएटेड इन 2002 बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, कौन कौन से एक्टिविटीज चाइल्ड लेबर में गिने जाएंगे? तो all the types of activities that could be counted as slavery like sale or trafficking of children, debt bondage, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर हिंदी में कहते हैं, मतलब काम करवाया जाएगा लेकिन पैसा नहीं दिया जाएगा, डेट बॉन्डेज। और डेट बॉन्डेज नॉर्मली होता है कि आप इस बच्चे के मान लीजिए पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने किसी से डेट लिया, उधार लिया, अब वो लौटा नहीं पा रहा है, सो दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ डेट बॉन्डेज फॉर कमिंग जनरेशन्स, और वो फिर चाइल्ड लेबर उसका एक नेचुरल आउटकम या नेचुरल फिनोमेना होगा। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने लोन लिया है, चुका नहीं पा रहे, तो दैट लीड्स टू डेट बॉन्डेज। फोर्स्ड एंड कंपल्सरी लेबर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। फोर्स्ड और कंपल्सरी रिक्रूटमेंट फॉर यूज ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं है कि देश के नाम पे या किसी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे बच्चों को हम बॉर्डर पे भेज सकते हैं, मतलब दैट वुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। यूज ऑफ चिल्ड्रन फॉर प्रोस्टिट्यूशन, पोर्नोग्राफी और एनी अदर एक्टिविटी that may harm their health safety, for example trafficking of drugs, all such activities could be considered as child labor। what does not constitute as child labor, क्या child labor नहीं होगा? बच्चों से मान लीजिए आप उसको सुबह उठा करके ट्रेनिंग करा रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो वो मूवी है ना, वो दंगल फिल्म, वैसे एक्टिविटीज़ को नहीं कहा जाएगा कि बच्चों से चाइल्ड लेबर कराया जा रहा है। एनी एक्टिविटी दैट इज़ डन with some intention of having positive outcome for the future of the child, any activity that is done for physical and mental development of the child, that activity will be not considered as child labor। या फिर activities like helping the parents in some family business, ये इसको चाइल्ड लेबर की तरह नहीं गिना जाएगा। जैसे कोई परिवार का बिजनेस है, उसमें छोटा मोटा आप काम कर रहे हैं, इसको चाइल्ड लेबर की तरह नहीं गिना जाएगा, बशर्ते कि ये एक्टिविटी बच्चे के पढ़ाई में या स्कूलिंग में हैम्पर नहीं कर रहा है। अब ये जो प्रोविज़न है ना, असिस्टिंग इन अ फैमिली बिजनेस, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। आप देखो बच्चों को चाय की दुकान पे काम करा दिया जाता है, छोटे मोटे ढाबे पे काम करा दिया जाता है। उनसे जब भी पूछोगे कि आप यहाँ क्यों काम कर रहे हो, तो वो बोलेंगे कि ये मेरे चाचा जी की दुकान है, मेरे मामा जी की दुकान है, क्योंकि उनको ऐसा सिखाया जाता है कि अगर कभी कोई पूछे तो ऐसे प्रिटेंड करना है कि आप फैमिली बिजनेस में हाथ बटा रहे हैं और आप स्कूल का टाइम में आप ये काम नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका एजुकेशन जो है हैम्पर नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये प्रोविज़न लाया गया था, फैमिली बिजनेस में असिस्ट करना अलाउ किया जाएगा, चाइल्ड लेबर की तरह नहीं काउंट किया जाएगा, ताकि जो स्किल्स हैं फैमिली के, एक पर्टिकुलर बिजनेस करने का एक पर्टिकुलर तरह का स्किल, जैसे आर्टिसंस हो गए या गोल्ड स्मिथ हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, वो स्किल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो। उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे स्टार्टिंग से ही वोकेशनल एजुकेशन लें और फैमिली बिजनेस में हाथ बटाएं, उसके लिए प्रोविज़न अलाउ किया गया। बट दिस प्रोविज़न इज़ मिसयूज्ड एंड मोस्ट ऑफ द चाइल्ड लेबर रन्स इन द नेम ऑफ दिस प्रोविज़न ओनली दैट वी आर असिस्टिंग इन फैमिली बिजनेस। चलो ठीक है, एक बार कानून देख लेते हैं हमारे देश में कौन सा कानून है जो चाइल्ड लेबर को रेगुलेट करता है। सो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2016, ये कानून में कैसा है कि लेस देन 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, दे कैन नॉट बी इंगेज्ड इनटू एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनको आप किसी नौकरी में एम्प्लॉयमेंट में नहीं डाल सकते, एक्सेप्ट फॉर दोज रन बाय देयर ओन फैमिली। ये तो मैंने आपको बताया ही, रन बाय देयर ओन फैमिली में अलाउड है, बट इसका होता है मिसयूज, प्रोवाइडेड दैट द एजुकेशन डज नॉट गेट हैम्पर्ड। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, ये आप किसी भी ढाबे में जाएंगे और चाइल्ड लेबर करते हुए देखेंगे, आप उससे पूछेंगे कि बेटा आप यहाँ क्यों काम कर रहे हो, वो यही बोलेगा, क्योंकि उसको सिखाया गया है कि मेरे किसी रिलेटिव की दुकान है और मैं स्कूल गया था सुबह। ये दोनों बातें वो प्रूव करने की कोशिश करता है। बट द फैक्ट इज़ कि चाइल्ड लेबर इज़ अ सोशल रियलिटी इन आवर कंट्री। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, many families do not or cannot afford their children to send to school,
In fact, they struggle in their own survival, and that is how child labor is the natural outcome of the immense poverty in our country. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेना होगा, सिर्फ चाइल्ड लेबर के लिए कानून बना करके उसको आप रोक नहीं सकते. अदरवाइज पीपल विल ट्राई टू फाइंड वेज और लूप होल्स इन ऑर्डर टू कंटिन्यू विद दिस सोशल इविल. एक बार फिर से देखते हैं जो हमारे देश में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है 2016 का, दैट बैन्स चाइल्ड लेबर अंडर एज 14 एक्सेप्ट इन फैमिली बिजनेस एंड एजुकेशन इज नॉट हैम्पर्ड. लेकिन 14 से जो 18 ईयर्स वाले जो चिल्ड्रेन हैं, एडोलेसेंट्स, दे कैन बी एम्प्लॉयड इन टू सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. मतलब उनका लेबर कराया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बट नॉट इन हजार्डस इंडस्ट्री. दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन हजार्डस इंडस्ट्री. ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे उनके हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती. 83 इंडस्ट्रीज हैव बीन लिस्टेड एज हजार्डस इंडस्ट्रीज एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन. एंड वॉलेटर्स ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 can be jailed up to 2 years or fine up to rupees 50,000 or both. You see, अभी हमारे देश में फॉर ऑल अदर पर्पसेस चिल्ड्रन का डेफिनेशन क्या है जी? 18 ईयर्स और लेस. पॉक्सो एक्ट हो या कोई और हो, और चिल्ड्रन का डेफिनेशन 18 ईयर्स और लेस. ये जो हमने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 में जो दो कैटेगरी बनाई है, लेस देन 14 एंड 14 to 18, ये कहीं ना कहीं बताता है इकोनॉमिक कंपल्सन या पोवर्टी. कानून जो है वो पूरी तरह से सोशल रियलिटी से अलग नहीं हो सकता. आप पूरी तरह से चाइल्ड लेबर को बैन कर देंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी ब्लैटेंटली वायलेटेड. तो 14 से 18 साल का जो एक्स्ट्रा कैटेगरी बनाया गया है विद इन द चिल्ड्रन इटसेल्फ, एडोलेसेंट कैटेगरी, दैट हैज़ बीन ब्रॉट इन कीपिंग इन माइंड द सोशल रियलिटी ऑफ पॉवर्टी. एज एंड व्हेन आवर कंट्री बिकम्स मटेरियली मोर एंड मोर प्रॉस्पेरस, आप देखोगे कि ये कानून को अमेंड किया जाएगा और पूरा 18 ईयर्स तक के बच्चों का किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट बैन किया जाएगा. बट अभी के लिए कैटेगरी अलाउ की गई है 14 to 18. अभी भले कानून है 14 से 18 साल के बच्चे हजार्डस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड नहीं हो सकते, 14 साल से कम के एम्प्लॉयमेंट ही नहीं हो सकता, कानून है, बट फिर भी उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रहा है. तो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, कैलाश सत्यार्थी जी को तो आप जानते ही होंगे, एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर हु कैंपेन्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन इंडिया and advocated the universal right to education. He mainly came to limelight and was known to everybody after he received Nobel Peace Prize in 2014 for his contribution towards eradication of child लेबर इन इंडिया. तो कैलाश सत्यार्थी साहब का ये फाउंडेशन है, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन. इस फाउंडेशन ने रिसर्च किया, स्टडी किया कि ये जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है वो कितना इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है हमारे देश में. तो नेचुरल सी बात है कि एक तो कानून में थोड़ा सा लैक्सिटी है, पूरी तरह से चाइल्ड लेबर को बैन नहीं कर रहा, और दूसरा कानून का ठीक तरीके से, बहुत इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रहा है. अगर डेटा देखा जाए आसाम रिलेटेड, बाकी पूरे इंडिया का भी डेटा है, आसाम रिलेटेड डेटा देखा जाए तो एज पर दिस स्टडी 2011 में असम स्टूड एट 13th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर विथ ओवरऑल 2.8 लाख चाइल्ड लेबर इन द कंट्री. असम उसमें 13वें पोजीशन पे था. असम के अंदर प्रोसिक्यूशन की अगर बात की जाए तो प्रोसिक्यूशन रेट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर केसेज आर ऑल्सो लेस. चाइल्ड लेबर को अगर एचडीजी गोल से रिलेट करके देखा जाए तो एचडीजी गोल नंबर 8 विच टॉक्स अबाउट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अब उसके अंदर भी अलग अलग टारगेट्स हैं. एचडीजी गोल्स में भी आपको पता है 17 गोल्स हैं एंड 169 टारगेट्स हैं. तो हर एक गोल के अंदर अलग अलग टारगेट्स हैं. तो एचडीजी गोल नंबर 8 के अंदर 8.7 जो प्रोविज़न है वो कहता है टेक इमीडिएट एंड इफेक्टिव मेजर्स टू इरेडिकेट फोर्स्ड लेबर एंड मॉडर्न स्लेवरी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड सिक्योर प्रोहिबिशन एंड एलिमिनेशन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर. तो एचडीजी गोल नंबर 8 टॉक्स अबाउट एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर. The third article is about nutrient based subsidy for urea. It has been demanded but it is yet not there. तो क्या है हमारे देश के अंदर फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर के पॉलिसी, वो जरा देखते हैं. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले जरा देखिए कि हमारे देश के अंदर किस किस तरह की सब्सिडी मेनली प्रोवाइड की जाती है. फूड सब्सिडी का सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन होता है इन ओवरऑल सब्सिडी प्रोवाइडेड.
फॉलोड बाय, और इसमें कई सारी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आपको पता ही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वो चलाया गया था पैंडेमिक के टाइम में। 5 किलोग्राम फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है टू एवरी इंडिविजुअल एवरी मंथ, राइट। तो इस कारण से फूड सब्सिडीज हाईएस्ट, फॉलोड बाय फर्टिलाइजर सब्सिडी, देन पेट्रोलियम सब्सिडी एंड देन अदर सब्सिडीज मिसलेनियस, ऐसा है कुछ। तो ये एक आप ट्रेंड याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा फूड सब्सिडी, फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी। पेट्रोलियम सब्सिडी में भी पेट्रोल डीजल पे तो सब्सिडी मिलता नहीं है, उनको पूरी तरह से मार्केट रेगुलेटेड कर दिया गया है या डी रेगुलेटेड कर दिया गया है। पेट्रोलियम सब्सिडी में मेनली केरोसिन या एलपीजी पे सब्सिडी मिलता है। एलपीजी पे सब्सिडी के लिए स्कीम आपको पता होगा, पहल स्कीम, तो ये सब जो है पेट्रोलियम सब्सिडी दी जाती है। हम लोग बात करने जा रहे हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी की। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी से पहले ज़रा फर्टिलाइजर्स के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, प्लांट्स को मेनली इन तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। मेन जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK। उसके अलावा सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, ये सब। तो दीज आर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स या मेजर न्यूट्रिएंट्स, एंड देन अदर्स आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अभी किसी भी फर्टिलाइज़र में मेनली गोल ये रखा जाता है कि ये न्यूट्रिएंट्स वो फर्टिलाइज़र सप्लाई कर पाए प्लांट्स को, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। हमारे देश के अंदर जो मेन फर्टिलाइज़र्स जो बेचे जाते हैं वो हैं यूरिया एंड डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसके अलावा एक MOP भी होता है, म्यूरिएट ऑफ पोटास। बट मेनली तो दो जो सबसे प्रोमिनेंट या पॉपुलर फर्टिलाइज़र हैं वो हैं यूरिया। यूरिया के बैग पे आप देखोगे तो लिखा रहता है 4600। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर नाइट्रोजन जो है ओवरऑल 46% है, जबकि फास्फोरस या पोटेशियम नहीं है। यानी कि 100 kg का बैग होगा तो 46 kg नाइट्रोजन होगा, 46% नाइट्रोजन होगा। वहीं डैप में ऐसा लिखा रहता है 18, 46 and 0। दैट मीन्स नाइट्रोजन इज 18%, phosphorus is 46% and then potassium is negligible. So basically you can say कि यूरिया mainly contains nitrogen while DAP contains nitrogen and phosphorus both, in when phosphorus is slightly more in DAP, diammonium phosphate। आप डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट और पॉपुलर फर्टिलाइजर है वो है यूरिया, लगभग 3.5 लाख टन इस्तेमाल होता है एक साल में। जबकि डैप या बाकी सारे फर्टिलाइजर जो हैं, डैप दूसरे नंबर पे आता है, उसका लगभग इस्तेमाल 120 लाख टन के आसपास है। अब यूरिया के लिए, चूँकि यूरिया सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है वो भी मैं आपको बता दूँ। देखिए, ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, NPK, लेकिन उसमें भी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देन फास्फोरस एंड देन पोटेशियम। अगर आप किसी भी सॉइल में आइडियल प्रोपोर्शन देखोगे तो नाइट्रोजन शुड बी 4 यूनिट, फास्फोरस शुड बी 2 यूनिट एंड पोटेशियम शुड बी 1 यूनिट, 4:2:1। इसी कारण से यहाँ पे लिखा भी है मैंने, डिजायरेबल रेशियो इज NPK 4:2:1। इसी कारण से चूँकि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी इसी किया जाता है। और चूँकि यूरिया इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो सरकार ने यूरिया वाले फर्टिलाइज़र के लिए सब्सिडी की स्कीम अलग रखी है या पॉलिसी अलग रखी है। सब्सिडी प्रोवाइड करने की जो पॉलिसी है यूरिया फर्टिलाइज़र के लिए वो अलग है, और बाकी नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी स्कीम अलग है। यूरिया फर्टिलाइज़र के लिए सब्सिडी स्कीम का नाम है कंट्रोल्ड सब्सिडी स्कीम, नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र के लिए सब्सिडी स्कीम का नाम है डी कंट्रोल्ड सब्सिडी स्कीम। तो यूरिया वाला कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम या कंट्रोल्ड सब्सिडी स्कीम क्या होता है? सीधी सी बात है, देखिए आपको इस फिगर से समझ आ जाएगा। सरकार ने क्या कर रहा है कि उन्होंने बोला है कि ये जो फैक्ट्रीज हैं फर्टिलाइज़र बनाने वाली, इनके लिए उन्होंने यूरिया के एक बैग का प्राइस फिक्स कर दिया है कि भाई तुम इसी प्राइस में तुम बेचोगे फार्मर को। जैसे कि एक बैग का MRP फिक्स कर दिया 242 रुपीज़ पर बैग, फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अभी मान लीजिए कि फर्टिलाइज़र बनाने वाली जो कंपनी है उसका यूरिया बनाने का खर्च आ रहा है 450 रुपये पर बैग, तो सरकार अपने तरफ से इसको 208 रुपये का सब्सिडी दे देगी,
ठीक है, 450 रुपये पर बैग इसका खर्च आ रहा है। सरकार ने प्राइस फिक्स कर दिया, एमआरपी फिक्स कर दिया, तो अपने तरफ से सब्सिडी कितना दे देगी सरकार? 208 रुपीज़ इन ऑर्डर टू मेक अप फॉर द डिफरेंस अमाउंट। सो द पॉइंट दैट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड कि यूरिया के लिए होता है कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम, और कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम में एमआरपी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड सब्सिडी वेरीज। मान लीजिए कि किसी कंपनी का बनाने का खर्च हो जाएगा 500 रुपये, तो उसका सब्सिडी हो जाएगा 258। तो एमआरपी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड सब्सिडी वेरीज एज पर द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द कंपनी। दिस इज कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम यूज्ड फॉर यूरिया। जबकि बाकी सबके लिए कैसा होता है कि सब्सिडी इज फिक्स्ड एंड एमआरपी वेरीज। फॉर एग्जांपल डैप की अगर बात की जाए तो सब्सिडी मान लीजिए दे दिया कि हम 500 रुपये देंगे पर बैग, बाकी अगर तुम्हारा कॉस्ट आ रहा है 1200 रुपये तो तुम 700 रुपये में बेचो, तुम्हारा कॉस्ट आ रहा है 1300 रुपये तो तुम 800 रुपये में बेचो। मुद्दा यह है कि कंट्रोल्ड एंड डी कंट्रोल्ड, ये जो दो आप देख रहे हैं यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स में कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम है, और बाकी जो फर्टिलाइजर्स हैं उस पर डी कंट्रोल्ड सब्सिडी स्कीम है या प्राइसिंग स्कीम है। कंट्रोल्ड में एमआरपी इज फिक्स्ड एंड सब्सिडी इज गिवन बाय द गवर्नमेंट एज पर द प्रोडक्शन कॉस्ट। एमआरपी इज फिक्स्ड, यहाँ पे सब्सिडी इज फिक्स्ड एंड एमआरपी वेरीज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर। तो सब्सिडी ऑन यूरिया, यहाँ पे वो बातें लिखी गई हैं इन यूरिया, मैंने एक बार समरी दे दिया यहाँ पे। सब्सिडी ऑन यूरिया में यूरिया इज़ द मोस्ट प्रोड्यूस्ड इंपोर्टेंट एंड कंज्यूम्ड, चूँकि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है, इसलिए सरकार ने यूरिया के लिए अलग से पॉलिसी बना रखी है, काफ़ी लिबरल पॉलिसी बना रखी है ताकि फार्मर्स को सस्ते दामों पर यूरिया मिल सके। उसी के लिए सब्सिडी ऑन यूरिया की पॉलिसी अलग है, कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम। तो यूरिया इज सब्सिडाइज्ड ओनली फॉर एग्रीकल्चरल यूजेज, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि फार्मर्स यूरिया लेकर के और इंडस्ट्रीज़ को बेच दें, जो कुछ फार्मर्स करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, विच इज़ अ काइंड ऑफ करप्शन। सब्सिडाइज रेट पे यूरिया लेते हैं और इंडस्ट्रीज़ को दे देते हैं, वो एक अलग मैटर है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। उसके लिए नीम कोटेड यूरिया और काम किया गया है। मुद्दा यह है कि फॉर यूरिया द सब्सिडी स्कीम इज एमआरपी इज सेट बाय द गवर्नमेंट एंड सब्सिडी वेरीज। जबकि नॉन यूरिया फर्टिलाइजर के लिए द subsidy is fixed, subsidies are regulated while MRP varies. तो एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर इज डैप एंड म्यूरिएट ऑफ पोटास। एक बात और ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने हाल फिलहाल में एक पॉलिसी लाई है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। चूँकि भारत सरकार इतना ज़्यादा सब्सिडी दे रही है हर एक फर्टिलाइजर पे, तो फिर भारत सरकार ने नियम बनाया कि जब हम इतना ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं तो सारे के सारे फर्टिलाइजर एक ही ब्रांड के अंदर नाम से बिकने चाहिए, वो होना चाहिए भारत ब्रांड। दिस हैज़ बीन डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना नेशनल फर्टिलाइजर स्कीम with a single bag design, with single name of the brand, भारत यूरिया, भारत डैप, भारत MOP या भारत NPK, इसी नाम से अब फर्टिलाइज़र बिकते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, ये जो डी कंट्रोल्ड फर्टिलाइज़र पॉलिसी है फॉर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स, डी कंट्रोल्ड फर्टिलाइज़र पॉलिसी में जो तरीके अपनाए जाते हैं सब्सिडी देने के, उसको कहा जाता है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। यूरिया के लिए अलग है कंट्रोल्ड, नॉन यूरिया के लिए डी कंट्रोल्ड। डी कंट्रोल्ड में भी जो तरीका अपनाया जाता है वो होता है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट होगा तुम्हारे प्रोडक्ट में उतना ज़्यादा सब्सिडी मिलेगा। अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम द फर्टिलाइजर्स आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स एट सब्सिडाइज रेट बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट, NPK कितना है उसके बेसिस पे ही सब्सिडी दिया जाता है। इनफैक्ट अगर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट भी है जैसे कि मॉलिबेडनम, जिंक वगैरह है तो एडिशनल सब्सिडी मिलता है। So that is the nutrient based subsidy scheme which is under non urea fertilizers या decontrolled policy fertilizer schemes। अभी न्यूज़ यही था कि जो एजेंसी है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP, जो बेसिकली MSP फिक्स करती है, डिटरमाइन करती है, उसी ने रिकमेंड किया है कि हमें फर्टिलाइजर, यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर के लिए भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम फॉलो करना चाहिए इन ऑर्डर टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इम्बैलेंस्ड यूज ऑफ न्यूट्रिएंट। देखिए होता क्या है कि यूरिया काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाता है, क्योंकि यूरिया में MRP फिक्स किया गया, फर्टिलाइजर वैरी कराया जाता है, तो यूरिया काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाता है, तो फार्मर्स खूब सारा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा भी 320 लाख टन यूरिया हो रहा है, तो बहुत सारा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। इस कारण से जो डिजायर्ड रेशियो है NPK का 4:2:1 होना चाहिए, लेकिन कई सारे जगहों पर
नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया विथ रिस्पेक्ट टू फास्फोरस एंड पोटेशियम। कई सारे जगहों पे 10:2:1 या 14:2:1 है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए CSCP ने रेकमेंड किया कि अब यूरिया के भी ऊपर हमें जो सब्सिडी हम प्रोवाइड करते हैं वो सब्सिडी को थोड़ा कम करना चाहिए या प्रूडेंशियल बनाना चाहिए बाय मेकिंग इट न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम जस्ट एज we do for other phosphorus and potassium based fertilizers. So this is a recommendation, that is why this news came, nutrient based subsidy on urea should also be brought. इस टॉपिक के बेसिस पे UPSC prelims ने ये सवाल पूछा था 2020 में. Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is about central government on panel on Manipur classes and this topic is important from our syllabus GS paper 3 internal security point of view. अभी मणिपुर के अंदर आपको डेमोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें मैंने लगभग 3-4 बार करा दी हैं पिछले 2 महीनों में, क्योंकि मणिपुर में जो क्लासेस हुए हैं दैट यू माइट बी अवेयर, राइट. उसके लिए आपको अलग से न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ मोस्ट बर्निंग इशू ऑफ रिसेंट टाइम. तो मणिपुर के अंदर जो क्लासेस हो रहे हैं उसको अगर समझना है आपको तो एक बार मणिपुर की आप टोपोग्राफी समझिए. मणिपुर इज़ लाइक अ फुटबॉल स्टेडियम, राइट. चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में ये इम्फाल वैली है. और पहाड़ों पे जो ट्राइब्स रहते हैं वो कुकी ट्राइब्स और नागा ट्राइब्स के लोग रहते हैं, जबकि वैली में रहते हैं मीतीज़. मीतीज़ आर नॉन ट्राइबल वैसोनाइट हिंदूज. दे लिव इन द वैली रीजन ऑफ मणिपुर. और ये कुकी, नागा और मीतीज़ के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है. समझिए जैसे 3 ट्राईपार्टेड कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तीनों आपस में झगड़ते रहते हैं. लेकिन ये नागाज और कुकी जो हिली एरिया में रहते हैं, दे हैव स्पेशल यू मे से डिसइंचेंटमेंट फॉर द पीपल लिविंग इन द वैली रीजन, क्योंकि इनका मानना है कि जो वैली रीजन में रहने वाले मीतीज़ हैं दे आर नॉन ट्राइबल्स एंड दे आर बेसिकली आउटसाइडर्स. ऐसा नागाज और कुकीज़ मानते हैं. तो नागाज कुकीज़ आपस में भी झगड़ते हैं फॉर देयर ट्राइबल आइडेंटिटी, बट दे हैव अ सेपरेट फ्रस्ट्रेशन और एंगर फॉर the Meiteis. They believe that these Meiteis are outsider and who have settled in the valley region and has illegally acquired the resources of Nagaland. I'm so sorry, Manipur. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, the state of Manipur is like a football stadium with the Imphal Valley representing the playing field. यहाँ पे रहते हैं Meiteis. जो रिसेंट कन्फ्लिक्ट चल रहा है मणिपुर में, उसका मेनली जो शुरुआत है वो आप मान सकते हैं मणिपुर के हाई कोर्ट के ऑर्डर से. मणिपुर के हाई कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मीतीज़ को भी एसटी स्टेटस दिया जा सकता है इफ़ अ प्रॉपर स्टडीज कंडक्टेड. बेसिकली 10 साल पुराना एक मणिपुर सरकार का रिकमेंडेशन था कि मीतीज़ में भी कुछ मीतीज़ को एसटी स्टेटस दिया जाए. मणिपुर के हाई कोर्ट ने इसी बात को दोहरा दी कि मीतीज़ को भी एसटी स्टेटस देने पे विचार किया जाना चाहिए. अब इतना बोला नहीं कि नागाज और कुकीज़ भड़क पड़े और कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और मेनली वायलेंस शुरू हो गया अगेंस्ट मीतीज़. कई सारे लोग मारे गए हैं. ऑफिशियल डेटा तो कहता है 70 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ. इट हैज़ बीन वन ऑफ द वर्स्ट वायलेंस दैट हैज़ बीन सीन इन मणिपुर इन रिसेंट टाइम्स. और ये इट कुड हैव बीन अवॉइडेड, बट हाई कोर्ट के इस स्टेटमेंट के बाद कि लेट अस कंसिडर द आइडिया ऑफ गिविंग मीतीज़ एसटी स्टेटस इन मणिपुर, उसके बाद से सारा का सारा कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, क्योंकि नागाज और कुकीज़ दोनों यहाँ पे यूनाइट हो गए अगेंस्ट द मीतीज़. अब ये कन्फ्लिक्ट लगभग 1.5 महीने से चल रहा है. वायलेंस 1.5 महीने से चल रहा है. अब वहाँ पे वायलेंस में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का प्रोसेस शुरू हो रहा है कि भाई कौन कौन लोग गुनहगार हैं, उसको सज़ा दी जानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. तो एक प्रॉपर एक जुडिशियल प्रोब पैनल बनाया गया है. आपको पता है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी वहाँ पे विजिट किया. अभी एक और इनिशिएटिव लिया गया है मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड. भारत सरकार ने एक पीस कमेटी बनाई है मणिपुर में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्नर ऑफ मणिपुर. दैट पीस कमेटी विल लुक फॉरवर्ड फॉर सस्टेनिंग अ लॉन्ग टर्म पीस इन मणिपुर एंड ब्रिंगिंग और ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द 3 कम्युनिटीज़ ऑफ मणिपुर, नागाज, कुकीज़ एंड मीतीज़. ये जो पीस कमेटी बनाया गया है उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब भी हिस्सा लेंगे, पार्ट होंगे. दैट इज़ वाई ये आर्टिकल असम ट्रिब्यून ने कहता है द असम सीएम टर्न्स पीस मेकर. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था एमएसपी वाला, उसका आंसर देख लेते हैं. देखिए ये दोनों स्टेटमेंट एमएसपी से रिलेटेड गलत है, क्योंकि सिर्फ वीट और राइस में ही ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होता है, बाकी किसी चीज़ में ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट नहीं होता. तो पहला स्टेटमेंट वहाँ गलत हो गया.
And MSP is not fixed by state or UT. It is fixed by Cabinet Committee on Economic Affairs. और माहिर से रिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.